वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमे मूवी जिसका नाम है टू द ओनली मी हु लव्ड यू। मूवी स्टार्ट होती है, एक आदमी अपने बेटे को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बता रहा था। पैरेलल वर्ल्ड में दूसरी चॉइसेस होती हैं और पैरेलल वर्ल्ड जितनी क्लोज होगी उसमें उतना ही कम डिफरेंस होगा, जैसे कि राइस और ब्रेड में डिफरेंस होता है। वो आगे कहता है कि हम गलती से पैरेलल शिफ्ट भी कर लेते हैं। बच्चा पूछता है पैरेलल शिफ्ट क्या होता है। पैरेलल शिफ्ट मतलब जब इंसान अपनी वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम किसी चीज को ढूंढते हो और तुम्हें याद नहीं रहता कि वो तुम्हें कहाँ मिली थी। इसका रीजन होता है पैरेलल शिफ्ट और वो लोग इसी वर्चुअल साइंस पे काम कर रहे हैं। लड़का पूछता है कितनी पैरेलल वर्ल्ड्स होती हैं। उसके फादर बताते हैं जितनी चॉइसेस होंगी तुम्हारे पास उन सब की अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें घर जाना चाहिए और इतने में बच्चे की मॉम का फोन आता है। कॉल पे बात करने के बाद फादर बच्चे को बताते हैं कि यूनो की डेथ हो गई है। वो कार के सामने आ गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्चा काफी अपसेट हो जाता है और सोचता है जब वो 7 साल का था तब उसने अपनी लाइफ का पहला बड़ा डिसीजन लिया था। सीन चेंज होता है, वही बच्चा अपने मदर और फादर के साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। फिर हम उस बच्चे की इमेजिनेशन में देखते हैं उसके सामने उसके मदर और फादर थे और उसे किसी एक को चुनना था और वो अपने फादर को चुनता है। और यहाँ हमें पता चलता है यूनो एक डॉग का नाम है जिसे उस बच्चे के नाना तब से पाल रहे हैं जब वो पैदा हुआ था। सीन चेंज होता है, बच्चा भागते हुए घर आता है और वो यूनो की कब्र के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ उस बच्चे के नाना आते हैं और उसे आने के लिए थैंक यू कहते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है बच्चे का नाम कोयोमी है। कोयोमी के नाना यूनो के सामने खाना रखते हैं और कहते हैं कोयोमी तुमसे मिलने आया है। फिर वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, उसके लिए सॉरी। सीन चेंज होता है, कोयोमी एक रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा था। वो यूनो की फोटो देखकर उसके पास जाता है और वो इमोशनल हो जाता है और वहीं रोने लगता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है तुम क्यों रो रहे हो। कोयोमी कहता है कि वो नहीं रो रहा है। फिर कोयोमी बताता है कि उसे यूनो से मिलना है, वो उसके नाना की डॉग थी और अब वो मर चुकी है। और वो और ज्यादा रोने लगता है। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है मेरे साथ चलो। वो लोग छुपते छुपाते एक रूम में जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन थी। कोयोमी पूछता है ये क्या है। लड़की बताती है कि वो एक आईपी कैप्सूल है और उसमें लेटने के बाद कोयोमी पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, एक ऐसी पैरेलल वर्ल्ड जहाँ यूनो जिंदा हो। लड़की कोयोमी से कहती है कि उसे बस अपनी विश के बारे में सोचना है और वो कैप्सूल बंद कर देती है और कंप्यूटर से उसे ऑपरेट करती है। कोयोमी अपने आंखें बंद करता है और यूनो के बारे में सोचता है। अगले ही पल कोयोमी एक सड़क के बीचों बीच उठता है और उसे यूनो की आवाज आती है और वो उसी तरफ जाता है। यूनो कोयोमी से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें छुपकर एक लड़की देख रही थी। यूनो और कोयोमी काफी देर खेलते हैं और फिर कोयोमी यूनो को घर ले जाता है। कोयोमी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े रूम पे हैं, जाकर चेंज कर लो और वो शुरू होने ही वाला है। कोयोमी पूछता है क्या शुरू होने वाला है। फिर कोयोमी अंदर जाता है और देखता है उसके नाना मर चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि यूनो और कोयोमी बाहर बैठे होते हैं और वो काफी अपसेट थे। फिर वहाँ कोयोमी की मॉम आती है और उसे सोने के लिए बुलाती है। कोयोमी कहता है क्या वो आज उनके साथ सो सकता है। सीन चेंज होता है, कोयोमी अपने बेड से गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वहाँ उसके नाना आ जाते हैं और पूछते हैं तुम उठ गए। कोयोमी कहता है आप जिंदा हैं। नाना कहते हैं तुम ऐसी बातें मत करो। फिर कोयोमी भागकर यूनो को देखने जाता है और वहाँ यूनो की कब्र थी और कोयोमी अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुका है। कोयोमी यूनो की कब्र के पास जाता है और उस पर हाथ रखता है और पीछे उसके ग्रैंडफादर खड़े थे। कोयोमी उनसे पूछता है उसकी मॉम कहाँ है। वो बताते हैं कि उसकी मॉम काम पे गई है। कोयोमी ग्रैंडफादर से कहता है आपकी उम्र लंबी हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। सीन चेंज होता है, लड़की बच्चों को खेलते हुए देखती है और वहाँ कोयोमी आ जाता है। लड़की कहती है तुम वापस आ गए। कोयोमी उसे थैंक्स करता है। लड़की कोयोमी से कहती है सॉरी पर असल में मैं पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहती थी जहाँ मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो और मैं अकेले आईपी कैप्सूल को स्टार्ट नहीं कर सकती और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कोयोमी कहता है इसलिए तुमने मुझे पहले भेजा क्योंकि तुम अपनी विश पूरी करवाना चाहती थी। कोयोमी कहता है वो पैरेलल वर्ल्ड में यूनो से मिला और लड़की ये सुन के खुश हो जाती है। पर कोयोमी कहता है कि वो एक चीज के बारे में पता नहीं लगा पाया, जिंदगी और मौत के बारे में। यूनो जब जिंदा थी तब वो बहुत गर्म थी और जब वो मर गई तब उसकी बॉडी ठंडी थी और ऐसे ही उसके ग्रैंडपा के साथ भी हुआ था। लड़की उसे बताती है कि जब हम जिंदा होते हैं तब हम गर्म रहते हैं और जब हम मर जाते हैं तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। कोयोमी उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम कितनी अमेजिंग हो और अब तुम्हारी बारी है पैरेलल वर्ल्ड में जाने की जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो। फिर वो लड़की कैप्सूल में बैठी होती है। कोयोमी उससे पूछता है कि वो आईपी कैप्सूल स्टार्ट कैसे करेगा। लड़की उसे बताती है कि उसने बस कुछ बटन दबाए थे और कैप्सूल स्टार्ट हो गई थी। कोयोमी कहता है ट्राई करते हैं। कोयोमी कैप्सूल को बंद करने लगता है पर वहाँ लड़की की मॉम आ जाती है और उसे रोक देती है और वो वहाँ की डायरेक्टर थी। वो दोनों बच्चों को काफी देर लेक्चर देती है और फिर एक रूम में भेज देती है। कोयोमी कहता है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह हो। लड़की कहती है मेरा नाम तुम नहीं है, मेरा नाम सातो शियोरी है। कोयोमी अपना नाम हिडाका कोयोमी बताता है और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और तब से वो लोग अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ
साथ बिताने लगे, जैसे कि खेलना, कूदना, मस्ती करना, और वो लोग एक दूसरे के साथ ही बड़े होते हैं। एक दिन दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं और शियोरी कहती है कि उसे लोगों की मदद करनी है। कोयोमी उससे रीजन पूछता है। शियोरी कहती है क्योंकि कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगले दिन वो दोनों मदद के लिए लोगों को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता और वो लोग शाम को घर जा रहे होते हैं। कोयोमी कहता है ये तो अच्छी बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम लोगों की मदद क्यों करना चाहती हो? शियोरी कहती है क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो एक अच्छी इंसान बने और लोगों की मदद करे और बदले में कुछ ना मांगे। कोयोमी कहता है कि अगर उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो क्या शियोरी उसकी मदद करेगी? शियोरी मना करती है और कहती है वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो उसे जानते भी ना हो, ताकि वो ये कह सके कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। फिर कोयोमी शियोरी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। कोयोमी कहता है यहाँ से शहर रात में बहुत खूबसूरत दिखता है। शियोरी कहती है कि अगले समर वेकेशन में वो यहाँ रात में आएंगे और अभी उसे भूख लगी है तो उन्हें घर जाना चाहिए। अगले दिन कोयोमी सोकर उठता है और वो फ्रिज में लगा अपने डैड का नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, 11 बजे इंस्टीट्यूट आ जाना। कोयोमी भागते हुए इंस्टीट्यूट जाता है और वो देखता है वहाँ शियोरी पहले से है और उसकी मॉम भी है। कोयोमी शियोरी के पास बैठता है और गलती से उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। दोनों शर्माने लगते हैं और कोयोमी सॉरी बोल देता है, पर शियोरी अपने हाथ को ही देखे जा रही थी और शियोरी की मॉम उन्हें आईपी के बारे में पढ़ा रही थी और वो उन्हें काफी कुछ बताती है और वो बताती है कि अब आईपी टीम के डायरेक्टर मिस्टर हिडाका हैं, जो कि कोयोमी के डैड हैं। फिर कोयोमी के पापा उन्हें समझाते हैं कि ऐसा समझ लो कि रियल वर्ल्ड 0 है और पैरेलल वर्ल्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रियल वर्ल्ड से उतनी ज्यादा दूर होगी। कोयोमी कहता है अगर वो पैरेलल वर्ल्ड का एग्जैक्ट लोकेशन जान ले तो क्या वो अपनी मर्जी से किसी भी पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं? शियोरी की मॉम कहती है कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो और आईपी कैप्सूल का मकसद ही यही है कि वो अपनी मर्जी से पैरेलल वर्ल्ड चुने और उसमें जा सके। फिर कोयोमी पूछता है क्या उन्हें क्लासेस के लिए ही बुलाया गया था या कोई और इम्पोर्टेंट बात है? फिर दोनों के मॉम और डैड बताते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों ये सुन के हैरान रह जाते हैं और अगले सीन में वो लोग नदी के पास होते हैं और कहते हैं कि उन्हें मम्मी पापा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शियोरी फ्यूचर में कोयोमी से शादी करना चाहती थी, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो दोनों भाई बहन बन जाएंगे और इसलिए शियोरी रोने लगती है। फिर कोयोमी शियोरी के पास जाता है और कहता है यहाँ से भाग चलते हैं और वो दोनों अपनी साइकिल लेके वहाँ से भाग जाते हैं। कोयोमी शियोरी से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। शियोरी कहती है कि जब तक कोयोमी उसके साथ है वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है और वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वो लोग एक घर बनाएंगे और उसका फर्नीचर कैसा होगा, उसका गार्डन कैसा होगा और उनके साथ एक डॉग भी होगा। पर जब तक वो बड़े होंगे और शादी करेंगे तब तक वो कहाँ रहेंगे। घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग एक जंगल जैसी जगह पर रुकते हैं, पर फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है। वो लोग वहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं और शियोरी कोयोमी को बताती है कि उसने अपने सपने में खुद को देखा जो फ्यूचर से आई थी और वो कह रही थी कि शियोरी बड़े होने के बाद भी हमेशा कोयोमी के साथ ही रही। कोयोमी प्रॉमिस करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो शियोरी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर शियोरी कहती है कि उसे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। वो बताती है कि एक ऐसी पैरेलल वर्ल्ड होगी जहाँ उन दोनों के ही पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो और वो दोनों कभी भाई बहन ही ना बने हो और वो लोग उस वर्ल्ड में साथ रह सकेंगे। फिर वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ आईपी कैप्सूल रखा हुआ था। कोयोमी पूछता है कि वो लोग पैरेलल वर्ल्ड में कहाँ मिलेंगे। शियोरी कहती है कि वो लोग उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ से पूरा शहर दिखता है। फिर दोनों कैप्सूल के अंदर लेट जाते हैं और कैप्सूल छोटा होने की वजह से दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ था। शियोरी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उस साइड मुंह करोगे। कोयोमी कहता है कि मैं पलट जाता हूँ, पर शियोरी उसे रोक लेती है और मना कर देती है। फिर दोनों कैप्सूल के अंदर लेट जाते हैं। शियोरी कहती है कि पैरेलल वर्ल्ड में मुझे अपनी वाइफ बनाना और कोयोमी कहता है चलो पैरेलल वर्ल्ड में शादी करते हैं। सीन चेंज होता है। कोयोमी सोकर उठता है और देखता है उसकी मॉम टीवी देख रही है। दूसरी तरफ शियोरी बीच रोड में खड़ी है और वो देखती है उसके मॉम डैड उसे बुला रहे हैं। कोयोमी अपने घर को चारों तरफ से देखता है और वो अपने मॉम डैड से पूछता है क्या उनका डाइवोर्स नहीं हुआ। कोयोमी के मॉम डैड ये सुन के चौंक जाते हैं और इधर शियोरी अपने मॉम डैड को साथ में देखकर बहुत खुश होती है। कोयोमी को सब कुछ समझ आ जाता है और वो शियोरी से मिलने के लिए जाता है। शियोरी अपने मॉम डैड के पास जा रही थी और एक कार बहुत तेजी से उसकी तरफ जाती है और कोयोमी वापस रियल वर्ल्ड में उठ जाता है। कोयोमी शियोरी को उठाने की कोशिश करता है और उनके मॉम डैड वहीं से जा रहे होते हैं और उन्हें कोयोमी की आवाज सुनाई देती है और वो जाते हैं और देखते हैं कोयोमी और शियोरी कैप्सूल के अंदर हैं। डैड कैप्सूल खोलते हैं और कोयोमी कहता है शियोरी सांस नहीं ले रही है। सीन चेंज होता है। शियोरी हॉस्पिटलाइज्ड रहती है। कोयोमी अपने डैड से पूछता है शियोरी को क्या हुआ। उसके डैड बताते हैं कि शियोरी का दिल तो धड़क रहा है पर वो होश में नहीं है और वो कोमा में जा चुकी है। सीन चेंज होता है। कोयोमी रोते हुए कहीं जा रहा था और वो याद करता है कि उसके डैड ने उससे कहे थे कि उन दोनों को भागने की कोई जरूरत नहीं थी, वो इन सारी सिचुएशन के बाद भी शादी कर सकते थे। कोयोमी रात भर उस जगह पर बैठकर रोता रहता है और जब वो वापस घर जा रहा था तब उसे रास्ते में शियोरी दिखती है। कोयोमी उसके पास जाता है। शियोरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं भूत
भूत बन गई हूँ। सीन चेंज होता है। शियोरी की मॉम कोयोमी को शियोरी की सिचुएशन समझाती है कि उसके दिमाग में कोई चोट नहीं लगी है, पर उसने काम करना बंद कर दिया है और उसकी इस कंडीशन का नाम वर्चुअल एलिमेंट मेटोसिस है। और अगर कोयोमी ने शियोरी का भूत रोड पर देखा है तो हो सकता है पैरेलल वर्ल्ड में शियोरी का एक्सीडेंट हुआ हो और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई, पर उसकी पैरेलल वर्ल्ड की बॉडी मर गई। वो लोग काफी सारी बातें करते हैं। कोयोमी कहता है ये सारी उसकी गलती है। शियोरी की मॉम कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था और आईपी कैप्सूल से पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है और कोयोमी के पैरेलल शिफ्ट का रीजन उसका फिजिक हो सकता है। कोयोमी पूछता है क्या कोई तरीका है जिससे शियोरी को बचाया जा सकता है। शियोरी की मॉम कहती है कि जब तक हम शियोरी के वर्चुअल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें ओरिजिनल सब्सटेंस से ठीक कर सकते हैं तब तक शियोरी के बचने के चांसेस हैं और वर्चुअल एलिमेंट्स की सिर्फ थ्योरी ही है, उसे अभी तक देखा नहीं गया है। कोयोमी कहता है अगर ऐसा है तो उस पर टेस्ट किया जाए और उसकी अच्छे से जांच की जाए और शियोरी की इस हालत का जिम्मेदार कोयोमी है। शियोरी की मॉम कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। कोयोमी शियोरी की मॉम के पास जाता है और कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस शियोरी को बचा लो। कोयोमी रोने लगता है और कहता है मुझे डांटो, मुझे मारो, ये सारी मेरी गलती है और आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं जब आपकी बेटी हॉस्पिटल के बेड में है। फिर वो देखता है शियोरी की मॉम रोने लगती है और कहती है इसमें मेरी भी गलती है, मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। कोयोमी कहता है मैं कुछ भी करके शियोरी को बचाना चाहता हूँ। शियोरी की मॉम कहती है अगर तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया तो। कोयोमी के फादर कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है और मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया पर मेरा बेटा करके दिखाएगा। शियोरी की मॉम कोयोमी से कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और अपनी लाइफ में ध्यान देना होगा। और तब से शियोरी दिन में अपना स्कूल की पढ़ाई करता था और रात में लैब में पढ़ता था और उसने सारे टाइप के नॉलेज लेने का ट्राई किया जिसकी वजह से उसे कंट्री के एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया और वो हर दिन शियोरी से मिलने जाता था और उनके पैरेलल शिफ्ट का ट्रायल रात में होता था और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए पर उनसे कोई काम नहीं बना। पर कोयोमी ये जानता था कि ऐसा कोई भी वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे शियोरी को बचाया जा सके। कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है और कहता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है और पूछता है वो इस वर्ल्ड के कोयोमी से अलग तो नहीं लग रहा। शियोरी मुस्कुराते हुए मना करती है और कहती है कबूतर उड़ जाएंगे उस स्टैचू से, वो पूरा दिन वही रहते हैं और शायद वो किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में कोयोमी अपने कंप्यूटर में काम कर रहा होता है और उसके कलीग्स घर जा रहे थे पर उसे कुछ काम था इसलिए वो वहीं रुकता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कोयोमी काम करते करते चेयर पे ही सो जाता है। फिर कोयोमी की नींद खुलती है और वो एक लड़की के साथ होता है। वो लड़की पूछती है तुम उठ गए कोयोमी, और फिर कोयोमी रियल वर्ल्ड में उठ जाता है। कोयोमी वॉशरूम में होता है और वहाँ उसके डैड आते हैं और कहते हैं शियोरी का दिल धड़कना बंद हो गया। फिर हमें शियोरी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। कोयोमी उठकर बाहर चले जाता है और अकेला बैठा होता है। फिर कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है। शियोरी कहती है कुछ बुरा हुआ है क्या। कोयोमी पीछे मुड़ता है और शियोरी कहती है शायद तुमने किसी को हमेशा के लिए खो दिया। कोयोमी मुड़ता है और शियोरी देखती है वो रो रहा था। शियोरी कहती है मैं हमेशा यही हूँ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है पर कोयोमी शियोरी को छू नहीं पाता और उसके हाथ आर पार हो जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। हमें कोयोमी को दिखाया जाता है और अब उसकी बियर्ड्स आ चुकी थी। कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है और कहता है यहाँ डायरेक्टर आई थी, उन्होंने कुछ कहा। शियोरी मना करती है। सीन चेंज होता है। कोयोमी के डैड उसे बताते हैं कि उसकी असिस्टेंट उससे मिलने आ रही है जिसे डायरेक्टर के मेंटोर ने रिकमेंड किया था और उसने PhD भी कर रखी है। कोयोमी कहता है उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है और इतने में वहाँ वो असिस्टेंट आ जाती है और अपना नाम ताकीगावा काजुने बताती है। सीन चेंज होता है। कोयोमी अपने डैड से कहता है कि उसे किसी एक्स्ट्रा इंसान के साथ काम नहीं करना और वो उसे क्या सिखाएगा जिसने PhD कर रखी है। फिर वहाँ डायरेक्टर आ जाती है और कहती है कि वो अपनी मर्जी से आई है उन साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने आवाज उठाई है इनएस्केपेबल इवेंट रेडियस के लिए, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी पर कोई अकेले नहीं जी सकता। फिर उसके डैड कहते हैं कि उन्हें डिनर पे जाना चाहिए। डायरेक्टर कहती है तुम शावर ले लेना और शेव भी कर लेना। फिर वो दोनों कैरियोके में होते हैं। काजुने कोयोमी को इतना फॉर्मल होने से मना करती है क्योंकि वो लोग सेम ही स्कूल में हैं और वो लोग क्लासमेट भी हैं, पर कोयोमी को कुछ समझ नहीं आता। फिर काजुने उसे बताती कि वो लोग सेम ही स्कूल में थे पर कोयोमी ने उसे कभी देखा ही नहीं। कोयोमी कहता है क्योंकि वो जल्दी घर चले जाता था। कोयोमी हमेशा फर्स्ट आता था जिसकी वजह से काजुने हमेशा सेकंड आती थी और वो उसे कॉलेज में भी हराना चाहती थी, पर कोयोमी पहले ही वर्चुअल साइंस की फील्ड में चला गया। पर काजुने को डॉक्टर सातो इंस्टीट्यूट में आने के लिए अब्रॉड से PhD करनी पड़ी और फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ा, पर कोयोमी ने हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले लिया और अब वो लोग सेम फील्ड में हैं। फिर काजुने ड्रिंक ले लेती है और बहुत नशे में होती है। फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं उसी क्रॉस रोड से जहाँ शियोरी रहती है। काजुने आगे चले जाती है और कोयोमी शियोरी से बात करने लगता है। काजुने कहती है क्या तुम भी इस भूत को देख सकते हो। कोयोमी काजुने के पास जाता है और कहता है क्या तुम भी इसे देख सकती हो। काजुने कहती है उसे एक इंसान की धुंधली परछाई नजर आती है। अगले दिन कोयोमी काजुने को सब कुछ बता देता है और कहता है वो इस फील्ड में सिर्फ शियोरी को बचाने के लिए ही आया था। काजुने कहती है कि अगर IP को ठीक कर दिया जाए तो वॉइड भी ठीक हो सकता है और पैरेलल जंपिंग को भी रोका जा सकता है। कोयोमी कहता है शियोरी का शरीर मर चुका है, वो कुछ सालों तक कोमा में रही पर और ज्यादा नहीं सह पाई। काजुने कहती है तुम अब भी इंस्टीट्यूट में हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा। कोयोमी कहता है वो शियोरी के वर्चुअल सब्सटेंस को इस दुनिया से दूर उस दुनिया में भेजना चाहता है जहाँ शियोरी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। काजुने
काजुने कहती है थ्योरीज के अकॉर्डिंग टाइम शिफ्टिंग इम्पॉसिबल है। कोयोमी कहता है इसलिए उसे पैसे नहीं मिल रहे, पर वो कुछ भी करके शियोरी को बचा लेगा और उस एक्सीडेंट को होने ही नहीं देगा। कोयोमी ने काजुने को ये सब इसलिए बताया क्योंकि वो शियोरी को देख सकती है और कोयोमी से एक राज रखने के लिए कहता है। काजुने कहती है पर उसकी एक शर्त है, वो उसे अपने साथ काम करने देगा। फिर वो लोग हैंडशेक करते हैं और काजुने को छूते ही कोयोमी को वही लड़की दिखाई देती है और वो काजुने ही थी। फिर कोयोमी ड्रंक होता है और वो शियोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। शियोरी कहती है इतने साल बीत गए और तुम मेरे पीछे अब टाइम वेस्ट मत करो। कोयोमी रोने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। सीन चेंज होता है, कोयोमी के पास काजुने जाती है और वो कुछ खाने पीने के लिए लाई थी और यहाँ हमें कोयोमी से पता चलता है कि इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं। काजुने कहती है इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि लैब की सफाई। अब डायरेक्शनल शिफ्टिंग को भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअल साइंस भी काफी आगे बढ़ा और ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तुम्हारे और शियोरी के बीच का राज भी सुलझ गया। विसरल स्पेस में आपसी भेदभाव और एक दूसरे से होश बदलना मुमकिन हो पाया। कोयोमी काजुने को थैंक्स करता है और कहता है हम टाइम शिफ्टिंग से अभी भी बहुत दूर हैं और लगता है इसमें पूरी जिंदगी बीत जाएगी। फिर काजुने कोयोमी को बियर देती है और वो डायरेक्ट कैन से पीने लगता है, पर फिर काजुने उसे बियर ग्लास में डालकर देती है और ग्लास में बबल्स डूबने लगे थे। काजुने कहती है किसी बियर की चिपचिपाहट बबल्स की उछाल से ज्यादा होती है, इसलिए बबल्स डूबते हैं और इस फेनोमेनन को गिनेस सर्ज कहते हैं। फिर कोयोमी खड़ा होकर वर्चुअल विस्कोसिटी के बारे में सोचने लगता है और कहता है ये दुनिया पानी की गहराई में बना बस एक बबल है। फिर कोयोमी अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाता है और कहता है दुनिया एक बड़ा बबल है और हम उसमें रहने वाले छोटे छोटे बबल्स हैं। उसे सबसे पहले आईपी कैप्सूल के फंक्शंस को बढ़ाना होगा और ऑब्जेक्ट की वर्चुअल क्वालिटी को कम करना होगा। फिर वहाँ काजुने भी आ जाती है और कोयोमी उससे कहता है टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल है और शियोरी को भी बचाया जा सकता है। काजुने उसे कांग्रेट्स करती है और फिर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर काजुने कहती है कि उसे एक डाउट है, टाइम शिफ्ट के बाद कोयोमी अपनी मेमोरी और पर्सनैलिटी खो देगा। कोयोमी कहता है वो बस चाहता है कि शियोरी एक खुशहाल दुनिया में जिए। काजुने पूछती है ऐसी कौन सी दुनिया है। कोयोमी कहता है ऐसी दुनिया जहाँ वो और शियोरी कभी मिले ही ना हो। आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ कोयोमी को अपने मॉम या डैड किसी एक को चुनना था। सीन चेंज होता है, कोयोमी अपनी गन से खेल रहा था और उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं ये क्या है। कोयोमी उन्हें बताता है कि उसके फादर ने उसे ये 8वें बर्थडे पे दिए थे और फिर कोयोमी अपनी गन से यूनो की तरफ निशाना लगाता है, पर ग्रैंडफादर उससे मना करते हैं और उससे गन छीन लेते हैं और उसे पैकिंग दिखाते हैं जिसमें लिखा था ये 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है और वो गन को अपने साथ ले जा लेते हैं। कोयोमी सैड हो जाता है और कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर से अब कभी बात नहीं करेगा। कोयोमी बाहर बैठा होता है और उसके पास यूनो आती है। फिर कोयोमी अपनी मॉम से पूछता है क्या वो यूनो को वॉक के लिए ले जा सकता है। उसकी मॉम कहती है अब ये काम तुम्हारा ही है और पीछे उसके ग्रैंडफादर की डेड बॉडी थी। यूनो भाग रही थी और कोयोमी उसका पीछा कर रहा था, पर वो गिर जाता है और फिर वो खुद को आईपी कैप्सूल के अंदर देखता है। तो यहाँ हमें पता चलता है ये स्टोरी उस पैरेलल वर्ल्ड की है जहाँ कोयोमी ने अपनी मदर को चुना था और जब रियल वर्ल्ड का कोयोमी यूनो से मिलने गया था तब उस वर्ल्ड का कोयोमी यहाँ आ गया था और इसलिए वो अभी कैप्सूल के अंदर है। फिर वहाँ शियोरी आती है और उसका गेट खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। कोयोमी इंस्टीट्यूट से बाहर निकलता है और कहता है उसके डैड भी यहीं पे काम करते हैं। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करके बुलाता है। उसकी मॉम कहती है तुमने अपने डैड को कॉल नहीं किया और मुझे कॉल किया, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोयोमी अपने डैड के साथ रहता है। कोयोमी कहता है उसे बस मॉम का नंबर ही याद था। फिर वो लोग घर जाते हैं और ग्रैंडफादर कोयोमी को वेलकम करते हैं। कोयोमी सब समझ जाता है और कहता है ये मेरी वर्ल्ड नहीं है, ये वो वर्ल्ड है जहाँ मैंने अपने डैड को चूज किया था। फिर कोयोमी देखता है ग्रैंडफादर यूनो के लिए खाना लगा रहे हैं और वो ग्रैंडफादर से कहता है कि वो आज उनके साथ सोएगा। सोने से पहले वो लोग काफी सारी बातें करते हैं। कोयोमी कहता है क्या कोई तरीका है जिससे यूनो को जिंदा किया जा सके। ग्रैंडफादर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। फिर कोयोमी ग्रैंडफादर से लड़ने के लिए उनसे माफी मांगता है। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि ये कोयोमी पैरेलल वर्ल्ड से आया है और वो उससे पूछते हैं क्या तुमने यहाँ आने से पहले अपने ग्रैंडफादर से लड़ाई किए थे, क्या तुम्हें उनसे डांट पड़ी। पर इन सब के बाद भी ग्रैंडफादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोयोमी ग्रैंडफादर को आई लव यू टू कहता है और फिर वो लोग सो जाते हैं। सुबह होती है और कोयोमी अपनी मदर के पास उठता है और अब वो अपनी वर्ल्ड में वापस आ चुका है। कोयोमी पूछता है उसके ग्रैंडफादर कहाँ हैं। मॉम बताती है वो हॉल में है और अब उन्हें गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। फिर हमें ग्रैंडफादर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। कोयोमी काम में अपनी मॉम की हेल्प कर रहा था और उसकी मॉम उसे एक ड्रॉर खोलने के लिए कहती है और उसमें कोयोमी की वही गन थी और उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे कोयोमी, इसे जानवरों और इंसानों पर मत चलाना। अब कोयोमी स्कूल ज्वाइन कर लेता है और वो स्टेज में काजुने को देखता है। कोयोमी क्लास से बाहर जा रहा होता है और काजुने उसे रोक लेती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और तब से वो लोग साथ में पढ़ने लगे, घूमने लगे और बहुत ज्यादा टाइम साथ में बिताने लगे। उन्होंने स्कूल के बाद भी साथ में ही पढ़ाई की और साथ में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली और उनका एक बेटा होता है जिसकी भी शादी हो जाती है और उसका भी बच्चा हो जाता है। फिर हमें कोयोमी के बुढ़ापे का सीन दिखाया जाता है। काजुने कहती है तुम्हारी जिंदगी का अब एक ही महीना बाकी है और ऐसी दुनिया जहाँ तुम और शियोरी कभी नहीं मिले ये पक्का करने के लिए तुमने अपनी मौत तक इंतजार किया। कोयोमी कहता है अगर तुम टाइम शिफ्ट से पहले मर गए तो सब खत्म हो जाएगा।
जाएगा। फिर वो लोग काफी सारी बातें करते हैं और स्टोरी रियल वर्ल्ड में आती है। कोयोमी काजुने से कहता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ वो और शियोरी कभी नहीं मिले। शियोरी के एक्सीडेंट का दायरा कोयोमी के मिलने के दायरे से कनेक्टेड है और उन्हें बस उस दायरे के बाहर की दुनिया में जाना है और वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। कोयोमी काजुने को बताता है वो जिस भी वर्ल्ड में शिफ्ट हुआ वहाँ उसे शियोरी का घोस्ट मिला और उस वर्ल्ड की शियोरी को सारी बातें याद भी हैं। कोयोमी कहता है 14 साल की उम्र में शियोरी कोयोमी के साथ शिफ्ट होगी। काजुने कहती है इस वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी का क्या होगा, क्या वो शियोरी की तरह हो जाएगी। फिर काजुने कोयोमी को धक्का देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ के कहती है तुम्हारा शुरू से यही प्लान था गायब होने का, हमारी फीलिंग्स का क्या होगा, तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे। कोयोमी कहता है उसे शियोरी को बचाने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। काजुने रोने लगती है और फिर वो कोयोमी के ऊपर से हट जाती है। फिर हमें इसी वर्ल्ड के कोयोमी के बुढ़ापे का सीन दिखाया जाता है। कोयोमी काजुने से कहता है मुझे तुम्हें इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहिए था। काजुने कहती है वो मेरा ही डिसीजन था, मैं देखना चाहती थी टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं। सीन चेंज होता है, कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, तुम्हें घोस्ट बने 60 साल हो गए और अब वक्त आ गया है गुड बाय कहने का। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ हम कभी ना मिले हों और तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जी पाओगी। शियोरी रोने लगती है और कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती। कोयोमी कहता है अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो तुम कभी भूत भी नहीं बनोगी। शियोरी कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती कि वो कोयोमी से ना मिले। कोयोमी भी रोने लगता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर कोयोमी शियोरी को एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो लोग एक दुनिया में दोबारा पैदा होंगे। 1 महीने बाद 17 अगस्त को वो शियोरी से मिलने इसी रोड पर आएगा और वो लोग उस टाइम पे चले जाएंगे जब वो 7 साल के थे, मतलब 66 साल पहले। शियोरी कहती है 66 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है। कोयोमी कहता है हम इतना ही वक्त साथ में बिता पाएंगे और क्या तुम इस वादे को इतने टाइम तक याद रख पाओगी। शियोरी हाँ करती है और कोयोमी जाने लगता है। शियोरी उसे आवाज लगाती है और कहती है मैं खुश हूँ मैं तुमसे मिली और मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगले सीन में कोयोमी आईपी कैप्सूल में होता है और काजुने उसे ऑपरेट कर रही थी। काजुने कोयोमी के पास जाती है और कहती है तुम कुछ आखिरी शब्द कहना चाहते हो। कोयोमी काजुने की रिंग की तारीफ करता है और फिर काजुने कैप्सूल बंद कर देती है और आईपी कैप्सूल स्टार्ट करने से पहले कहती है गुड बाय कोयोमी, मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ की दुआ करती हूँ। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। पर रुक जाओ, अभी एंड क्रेडिट सीन बाकी है। कोयोमी का ओल्ड वर्जन उठता है और कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर वो देखता है उसके हाथ में एक डिवाइस है जिसमें एक नोट है कि उसे आज 10 बजे क्रॉस रोड पे जाना है। कोयोमी सोचता है उसे जाना चाहिए या नहीं, पर काजुने कहती है कि उसे जाना चाहिए और कोयोमी जाता है। इधर शियोरी रोड पे अभी भी घोस्ट ही है। फिर उससे पीछे से आवाज आती है और वो मुड़ती है और देखती है वहाँ कोयोमी है और वो कोयोमी से पूछती है क्या तुम मेरे लिए आए हो। कोयोमी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, चलो शादी करते हैं। शियोरी रोते हुए जाती है और उसे हक करती है और वो लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फिर हमें कोयोमी की आवाज आती है जो किसी से उसका नाम पूछ रहा था और वो रिप्लाई करती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।